हमारे आसपास बहुत सी कहानियां होती हैं। बहुत से हीरोज भी होते हैं। बहुत से अनसंग हीरोज होते हैं जिनकी कहानियां मेरे आपके पास तक नहीं पहुंच पाती। आज इस ब्रिज टीवी के लेट्स टॉक प्रोग्राम में मेरी ये कोशिश है कि एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी आप तक लेके आऊं जो ना केवल आपको इंस्पायर करेगी बल्कि आपके दिल को भी छुएगी। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से किसान के बेटे देवरतुरी की। उनके सपने बड़े थे, साधन कम, लेकिन हौसले बुलंद थे। उन्हीं हौसलों के जरिए देवरतुरी इन उत्तराखंड से बॉम्बे, बॉम्बे से चाइना पहुंचे और उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। आज देवरतुरी एक बहुत ही सक्सेसफुल रेस्टोरेंटियर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं। यही नहीं, उनके बारे में चाइना में टेक्स्ट बुक में एक अंश भी है। मैं लेट्स टॉक में देवरतुरी का स्वागत करता हूं। वेलकम देवरतुरी। थैंक यू सर। आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड साथ साथ आपके जो दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें एक मौका मिला है आपस में रूबरू होने का और अपनी बात रखने का। जी देव, ये क्या जज्बा था जो उत्तराखंड के आपके गांव में आपको बांध नहीं पाया और आपको लगा कि नहीं, आपके सपने जो हैं उसके हिसाब से वो जगह, वो शहर छोटा है? क्या जज्बा था? देखिए, शुरुआती में तो ऐसा बहुत बड़ा कोई ऐसा जज्बा नहीं था। क्या था कि हम लोग एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं मैं। और वहां पर हालात ऐसे थे कि मैं अपने स्कूल में पहला बच्चा रहा हूँ, उस स्कूल का, राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला का, जो कि 8वीं क्लास तक नंगे पांव स्कूल गया। तो हम क्या है कि एक बहुत इस तरह से, मतलब बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। तो 10वीं की पढ़ाई करते-करते जो है घर वालों की, मतलब जो उसको अफ़ोर्ड करने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए साफ मना हो गया था कि भई अभी आप 10वीं तक भी हमने बड़ी मुश्किल से करा और आगे की अगर पढ़ाई करनी तो यू हैव टू फाइंड योर वे। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज था, किसी तरह से हमने 10वीं करा और उसके बाद में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो तो 7वीं तक की उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ से ब जाके घर से वो बम्बई चले गए थे जॉब करने, एट द एज ऑफ लाइक 12 साल की उम्र में। तो मैंने भी 13 साल की उम्र थी मेरी, 14 साल में मैंने हाई स्कूल करा और उसके बाद मुझे भी जॉब के लिए निकलना पड़ा, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई को जारी रखते और कुछ कर पाते। तो इस चैलेंज की वजह से मुझे उत्तराखंड की पहली जॉब मैंने 1994 में की है, एक दूध की डेयरी में। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है, जहाँ पर मुझे ₹350 हर महीने तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, तो में पहुंच के आपको कैसा लगा कि आपको चाइना जाना चाहिए, वहां पे आपका भविष्य हो सकता है? तो जरा संक्षेप में बताइए कि चाइना आप कैसे कैसे पहुंचे और वहां से आपने क्या किया। फिर एक रेस्टोरेंट्स की चेन खड़ी कर दी है जहाँ पे आप एक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट के बारे में हाँ बताइए, जी, इसके बारे में बताइए हाँ जी। जी। हाँ, तो शुरुआत, एक कहानी शुरू होती है सर। दिल्ली में था मैं 2005 से, और 2000 1995 टू 2005, ये जो 10 साल है मैंने दिल्ली और बम्बई में गुजारे। बम्बई में 2 साल रहा मैं, क्योंकि जब दिल्ली में मैं था तो उसी दौरान मेरे कुछ मित्र बने जो कि अच्छे पढ़े लिखे थे और होटल में काम करते थे। तो उनके साथ में मैं अक्सर फ़िल्में देखा करता था, और जो फ़िल्म फ़िल्म थी वो ब्रूस ली की फ़िल्म थी। तो उसकी हमने एक फ़िल्म देखी, 1 फ़िल्म देखी, 2 फ़िल्म देखी, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ जब मैंने उसकी एक फ़िल्म देखी, उसका नाम था ड्रैगन, जो कि उसकी रियल लाइफ़ पे बेस्ड था। तो मैं देखा वो भी एक इस तरह से गरीब परिवार से, लेकिन उसको मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। तो उसके फादर उसको किसी तरह से हांगकांग से अमेरिका भेजते हैं। वो जाके एक छोटे से एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता है, लेकिन अपनी अद्भुत मार्शल आर्ट की उस कला से लोगों को प्रभावित करता है। धीरे-धीरे
फिल्म्स में काम करता है, और हम सब जानते हैं कि वो एक लीजेंड है जहां अगर मार्शल आर्ट की बात आती है। तो उस फिल्म जी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि अगर ब्रूस ली कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो वहीं से वो जुनून शुरू हुआ। वहीं से मैंने थोड़ा बहुत सीखना भी शुरू करा, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी स्कूल में हमें छठी क्लास से एबीसीडी पढ़ाई जाती थी। तो 10वीं तक आते आते थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आ जाती थी। तो अच्छा ये हुआ कि दिल्ली में मेरे एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, महावीर रावत, वो पौड़ी से हैं, और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं। तो उनके साथ में बैठे बैठे तो उन्होंने बोला, यार तू इंग्लिश सीख सकता है ये फिल्म से देखते देखते। और उसके बाद थोड़ा बहुत उसने भी काफी मेहनत करी इन्होंने कि मेरे को सिखाने की। तो 1998 में मेरे को, मैं दिल्ली से बम्बई चला गया हीरो बनने। तो उस टाइम एक सीरियल चल रहा था, पुनीत सर जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का रोल प्ले करा। तो वो जो हिंदुस्तानी सीरियल था, तो मैं वहां चला गया बम्बई 1998 में, फिर 2 साल के लिए। उस 2 साल के दौरान मैंने मार्शल आर्ट सीखा वहां पे। आई हैव डन माय ब्राउन बेल्ट एंड ट्राई करा। तो फिर एक दिन पुनीत सर को बोला कि सर देखो 5-6 महीने हो गए आपके साथ में रहते रहते, जूते चप्पल घिस के कुछ रोल आप दीजिए। तो फिर ऐसी एक मौका मिला, उन्होंने बोला कि एक डायलॉग है, आप इसको तैयारी कीजिए और हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा इन 5-6 महीनों में। तो 6 महीने के अंदर मैं कैमरा, लाइट, एक्शन, और पुनीत जी खड़े थे, उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है, आप अपना डायलॉग बोले बोले। तो जैसे ही कैमरा और सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैं बड़ा नर्वस हो गया, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो याद कर रहा था वो भूल गया, और मेरे पैर कांपने लग गए। देन आई रियलाइज दैट ये भी इतना आसान नहीं है। तो वापस दिल्ली आके फिर मैंने अपना मार्शल आर्ट स्कूल शुरू करा। लगभग मैंने 2 डेढ़ साल तक मैंने मार्शल आर्ट स्कूल चलाया। लेकिन वो जो ब्रूस ली का भूत था वो दिमाग से जा नहीं रहा था कि यार चाइना में जाके कुछ हो सकता है। मेरा था कि चाइना में जो इनिशियल पर्पस था आने का, वो रेस्टोरेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। वो ये था कि मैं चाइना आके मार्शल आर्ट सीखूंगा, वापस जाके फिर बेहतर लोगों को सिखा पाऊंगा मार्शल आर्ट। तो इस मकसद से मैं आया था। तो अब चाइना आने का कोई साधन नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल होटलर तो हूं नहीं, मैंने कोई मैनेजमेंट तो करा नहीं है। तो एक दोस्त ने बोला, यार एक मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसके चाइना में 5-6 रेस्टोरेंट हैं, तो मैं तेरे को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो वो मेरे को लेके गया, मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने बोला, बेटा काम रेस्टोरेंट में काम आता है आपको? मैं कहा सर काम तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख जाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट सीखने जाना था। तो फिर इस तरह से मौका मिला। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप, 1-2 महीना, मैं एक दोस्त है मेरा उसके यहाँ नोएडा में, आप जो है काम सीखो, और उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको लेके चलता हूँ। तो फिर 2 महीना काम सीखा वहां, और उसके बाद उन्होंने हमारा वीजा लगाया और हम लोग चाइना आ गए। तो चाइना में मेरी पहली जर्नी 2005 में, मैं जून में चाइना पहुंचा था। और एज ए वेटर मैंने संजन में काम करा लगभग 1.5 साल तक, 1.5 से 2 साल तक। तो क्या इंडियन तो वहां रेस्टोरेंट से था वो? शुरुआत हुई। देव वो क्या इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट, हाँ। रेस्टोरेंट? अच्छा। हाँ जी, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन ओनर ओन था, उनके 4-5 रेस्टोरेंट थे, तो वहां एज ए वेटर काम करा। तो अच्छा। काम करा तो मुझे लगा सभी चाइनीजों को मार्शल आर्ट आता, तो मैं इसको पूछ रहा था, उसको पूछ रहा था, उसको पूछ रहा था कि भाई मार्शल आर्ट सिखाओ मेरे को, क्योंकि मेरे को खुद मार्शल आर्ट आता था। मैंने 1.5 साल स्कूल भी चलाया और बम्बई में सीखा भी था 1.5-2 साल। तो लगा कि फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि चाइना में जैसे हमको लगता है, चाइनीजों को लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी योग योग का जो है मास्टर होता है बाबा रामदेव की तरह, या फिर हर एक को जो है डांस और गाना गाने में, मतलब जो बॉलीवुड फिल्म से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो उनको लगता है कि सभी को डांस आता है, सभी को गाना आता है। तो ये बड़ा चैलेंज था। और फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, चाइनीज में सब कुछ मार्शल आर्ट नहीं आता है। तो चलो मेहनत करके इसी रेस्टोरेंट में काम सीखते हैं। तो मैं काम सीखता गया, तो 1 साल के अंदर मेरे को रियलाइज हो गया, 6 महीने के अंदर मैंने चाइनीज भाषा सीख ली। और भाषा भी इसलिए सीखी क्योंकि मुझे लगा कि देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट करा नहीं है, और अगर मैं वापस जाता हूँ तो वहां जाके क्या करूंगा, क्योंकि इंडिया में जो कमाई के जो साधन थे हमारी उस टाइम, मेरे ख्याल से 5-6 हजार या 6-7 हजार रुपए तनख्वाह थी। चाइना में 10 हजार मिल रही थी। और लग रहा था कि चाइना में अगर मेहनत करें, तो मैं देख रहा था बहुत सारे मैनेजर है जिनकी तनख्वाह 40-50 हजार रुपए थी या 1 लाख भी थी। तो मुझे लगा, यहाँ अपॉर्चुनिटी तो है। तो मैंने 6 महीने के अंदर मैंने वहां से भाषा सीख ली, और उसके बाद जर्नी शुरू हुई। तो मेरा ये रहा कि पहला रेस्टोरेंट मैंने 1.5 साल काम करके, मैंने दूसरे रेस्टोरेंट में, एक जर्मन रेस्टोरेंट में काम करा मैंने एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर। तो जहां मेरी 10 हजार से मेरी तनख्वाह सीधा जाके 70 हजार हो गई। उसके बाद मैंने तीसरे रेस्टोरेंट में, एक ऑस्ट्रेलियन स्टेक हाउस है बीजिंग में, तो वहां पर मैं एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर जॉब था मेरा, तो वहां पर मेरी तनख्वाह सीधा 1,60,000 हो गई। उसके बाद मेरा जो चौथा जॉब था, मैं एज ए अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर रहा हूँ। तो वहां मेरी तनख्वाह सीधा जाके 3 लाख रुपए हो गई। तो 2005 से 2010 तक जाते जाते, तो मेरी तनख्वाह जो है लगभग आप देख सकते हैं 10 हजार से जाके 3 लाख
3 लाख के आसपास थी मेरी तनख्वाह लगभग 2010 में। अब वो एकदम तो हुआ नहीं। उसके पीछे जो है कितनी मेहनत, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं करा। तो जो मेरे पास जैसे लोग कोई 8 घंटा काम कर रहा है, तो मैं कम से कम 12 घंटा काम करता था। तो जो जब लोग सो रहे हैं तो मैं इंटरनेट पे जाके सीख रहा हूँ वेस्टर्न फूड के बारे में, नॉलेज, स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, चाइनीज। तो रात दिन मेहनत करके जो है इस तरह से नॉलेज गेन करा और सीखता गया। और दूसरा ये था कि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, की अगर आपको मेहनत करनी आती है और आपको भाषा आती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। तो 2012 में मैंने फिर एक कंपनी में मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर रहा हूँ 2011 से 12, 2 साल। वो मेरा लास्ट जॉब था। तो जहां पर सैलरी तो काफी हाई थी। उसी दौरान मैं न्यूजीलैंड भी चला गया था। मैं बहुत सारे देशों में घूमता घूमता रहता हूँ, तो न्यूजीलैंड भी गया था। मेरा वाइन का एक कोर्स था, इंटरमीडिएट, जहां पर मैंने वाइन के बारे में भी सीखा। मुझे लगा इसको थोड़ा और बेहतर समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी फील्ड में रहने के बावजूद आपका जितना जो नॉलेज होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। कोई भी किसी को आगे बढ़ाने में हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर इसका हाथ, आगे बढ़ने में नहीं। मैं तो इस चीज से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता हूं, और मैं अपने एम्प्लॉयों को भी हमेशा यही बोलता हूं कि देखो, आपकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको अपना कर्तव्य दिखाना है, जैसे जादूगर है। भाई सारे लोग, जो भीड़ है, उसको, भीड़ को तभी तक बांध के रखेगा जब वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। कर्तव्य वो तब दिखाएगा जब उसके अंदर वो हुनर होगा। तो इस फील्ड में भी यही है। भाई मेरे पास अगर हुनर है तो मैं मेरे को खुद आगे लेके जा सकता हूं, कोई दूसरा आदमी मेरे को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इस तरह से मेहनत करता गया। वो जॉब था मेरा, तो 2012 में लास्ट जॉब था। तो इस दौरान 7 साल के काम करने के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम लोग पड़ोसी है, लेकिन कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ के लोगों के अंदर भी उतनी ही समझ है भारत के बारे में जितना कि हम लोग चीन के बारे में जानते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल मुझे लगा, एक प्राउड इंडियन होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस गैप को किसी तरह से फिल किया जाए। तो फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक आइडिया सोचा कि हम लोग एक कल्चरल थीम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, जो कि बाकी रेस्टोरेंट के लीग से हट के रहे होगा, जिसमें कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। तो इस तरह से हमने पहला रेस्टोरेंट खोला 2013 में। फिर रेस्टोरेंट खुलते गए, 14, 15, 16, हमने लगभग 7, 8 रेस्टोरेंट खोले थे। फिर 2020 में कोविड में काफी बंद भी हुए। फिर दोबारा से हमने शुरू करा। अभी हमारे 7 रेस्टोरेंट हैं, और 8वां हमारा अभी 1 तारीख को खुल रहा है। 9वां भी हमारा 15 तारीख को खुलेगा अगले महीने। और लगभग 10वां हमारा प्लान है इसी साल दिसंबर में खुल जाएगा। इस तरह से इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट। तो एक चलिए सबसे बड़ी चेन। जी देव, तो हाँ मैं ये जी। जानना चाहता हाँ हूँ जी। कि ये जो इंडियन रेस्टोरेंट आपने खोला, आप चाहते थे कि हाँ आपके जी। कल्चर का, भारत के कल्चर के बारे में चाइनीज को और करीब लाया हाँ जाए, जी। करीब समझाया जाए। हाँ तो जी। इसका रिस्पांस चाइनीज जो आपके कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, उनके बीच कैसा रहा? हाँ जी। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया? उनको हिंदुस्तानी खाना पसंद आता है, नहीं आता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो क्या खाना पसंद करते हैं आपके यहाँ, क्या प्रेफर करते हैं आपके यहाँ, जो आपकी कुजीन है उसमें? देखिए सर, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल शुद्ध भारतीय खाना हम लोग परोसते हैं यहाँ पे। तो हम्म। यहाँ पे कोई ऐसा मिक्स वाला सीन नहीं कि जैसे हमारा इंडिया चाइना खाना होता है इंडिया में। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक इंडियन खाना ही सर्व करते हैं। और हमारे जो गेस्ट हैं वो 95% जो है चाइनीज है। तो जब मैंने ये रेस्टोरेंट शुरू करा था, उससे पहले भी चाइना में लगभग 200-400 इंडियन रेस्टोरेंट होंगे। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट का वो कमी क्या थी कि जब मैं एज ए डायरेक्टर, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, मैं डायरेक्टर था, मेरे जो दोस्त थे वो सारे कोई सीईओ हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के। तो मैं उनको लेके जाता था तब इन इंडियन रेस्टोरेंटों में, तो मुझे वो प्राउड फील नहीं होता था। मैं यार कैसे बताऊं लोगों को, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, ये हमारी संस्कृति है। उसके पीछे क्या, एक तो रेस्टोरेंट का जो डेकोर था वो किसी भी लेवल पे मीट नहीं करता था। दूसरा, आपका किचन आपका बंद है। बहुत ज्यादा हाइजीन जो स्टैंड था उस लेवल का नहीं था, क्योंकि मैंने तो सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंटों में काम करा, तो मुझे पता था उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैं देखता था कई बार बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो जो शेफ्स हैं उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, अपरन पहन रखा, बड़ा हाथ उत गंदे हो रखे। तो
अब कोई गेस्ट अगर मिल गया उसको रेस्टोरेंट के बाहर इस ड्रेस में, तो खाना नहीं खाएगा। मेरे साथ कई हम्म। बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट में। मुझे लगा ये जो लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया था चाइनीजों का कि अरे यार इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत सस्ता होता है, बहुत गंदा होता है। तो उसको ब्रेक हम्म। करने के लिए हमने क्या करा, जो पहला कॉन्सेप्ट खोला हमने, ओपन किचन कॉन्सेप्ट रखा, नीट एंड क्लीन। आप उसका जो डेकोर था वो ऐसा है कि हमारा स्लोगन ही है, एक्सपीरियंस अंबर पैलेस, एक्सपीरियंस इंडिया। कि आप स्टेप इनटू अंबर पैलेस एंड यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया। उसका जो डेकोरेशन, हमारा जो दरवाजा है, अभी जिस रेस्टोरेंट में हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, एक जो पहला रेस्टोरेंट है, उसका दरवाजा 117 साल पुराना दरवाजा है, उदयपुर से। और उसमें जो मतलब जो जो क्राफ्ट है वो लगभग दरवाजा दरवाजा एक हमको 14-15 लाख रुपए का पड़ा। तो लोग उस दरवाजे की फोटो खींचने के लिए आते हैं। बहुत सारे जो हमारे पिलर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ओपन किचन है, बॉलीवुड डांस है, लोग अंदर आते हैं उनको बॉलीवुड गानों पे डांस हो रहा है, प्रोफेशनल डांसर है। सारे हमारे शेफ, बार टेंडर, मैनेजर सारे इंडिया इंडिया से। हमारे 80% एम्प्लॉय इंडिया से, हर एक रेस्टोरेंट में। तो लोगों ने जब वो एक्सपीरियंस करा तो लगा उनको, अरे यार हमें तो पता ही नहीं था इंडियन खाना इतना बढ़िया है। फिर हमने उसका जो डेकोरेशन है, प्लेटिंग है, उस पर थोड़ा सा तो बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको इंडियन कुजिन को थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने के लिए। दूसरा हम्म। मैंने क्या करा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग मैं 150 से भी ज्यादा चाइनीज मीडिया में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंडियन कुजिन, इंडियन कल्चर। बहुत सारी टीवी डिबेट में, टीवी में, इस तरह के शो में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्पाइसेस। भाई उसके बेनिफिट क्या है, इंडियन राइस के बेनिफिट क्या है, हम इसको ऐसा क्यों बनाते हैं, क्यों इंडियन खाना इतना हेल्थी है। तो ये एक जिम्मेदार होटलर होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा अपना फर्ज है, जो मुझे लगा कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। तो मैंने उस गैप को फिल करा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। जब हम पहली बार यहाँ आए तो लोगों को लगा यार यहाँ एक ऑलरेडी 2 रेस्टोरेंट है, तू खोलेगा तो भाई यहाँ चल नहीं सकता, यहाँ पर जगह नहीं इतनी। अब सोचो आप इसी सियान शहर में, जहां लोगों को लग रहा था कि 2 रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ हमारे इसी एक शहर में हमारे 7 रेस्टोरेंट। अच्छा। यू क्रिएट, यू एक्सपेंड दैट मार्केट, है ना। लोगों का जी जी। आपने दिमाग, जो थॉट है उसको चेंज कर दिया आपने। हमने उसमें जो कल्चर है वो ऐड कर दिया। क्योंकि कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर चाइना में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट है। हमारा रेस्टोरेंट क्यों पॉपुलर है? मैं इंडिया गया था, अभी मीडिया ने पूछा यार बहुत सारे लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखा, लेकिन पीपल ओनली टॉक अबाउट यू। सारे लोग आपके बारे में बात करते हैं, मीडिया में आपके बारे में बात हो रही, तो ऐसा क्या है? मैं कह यार हम लोगों ने वो हट के काम करा, जो गैप है वो हमने फिल करा। अब चाइना की हम्म। किसी भी मीडिया में देखेंगे आप, टीवी पे देखेंगे आप, इवन अ डिस्कवरी चैनल फ्रॉम यूएस, दे केम टू चाइना एंड उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को, जब भी आप हवाई जहाज में किसी दूसरे देश में जाओगे, डिस्कवरी चैनल में आपको हमारे रेस्टोरेंट के बारे में मिलेगा। तो इस लेवल पे, और यहाँ के जैसे चाइनीज न्यू ईयर में जब भी जो इनका चाइनीज न्यू ईयर का डिनर होता है, तो हमारा रेस्टोरेंट हमेशा सिलेक्ट होता है एज अ टॉप रेस्टोरेंट, हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट। अभी साउथ एशियन क्विजिन में हमारा रेस्टोरेंट इस सिटी में नंबर 1 पे है। तो उसके पीछे जो टीम वर्क है, हमारी जो टीम है, दे आर डेडिकेटेड टू प्रमोट इंडियन कल्चर। तो ये जो हमने एडिशनल ऐड करा, जैसे कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, हमने यहाँ पर किस तरह से लगभग 70-80 चाइनीजों के साथ में एक साथ हरे कृष्णा, लाइक वो जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, दिवाली होगी, होली होगी, कृष्ण जन्माष्टमी होगी, हिंदी दिवस हो गया। तो जो ये त्योहार है उनको हमने ऐड करा अपने रेस्टोरेंट में। डेकोर हमारा बिल्कुल आपको लगता है कि वो जो भी कोई चाइनीज हमारे रेस्टोरेंट में आता, तो हमारा थीम क्या है कि हमने 20-25 इंडियन ड्रेस रख रखी, साड़ियां। तो कोई अच्छा। भी एडवांस बुकिंग करेगा तो आपको साड़ी फ्री में मिलेगी पहनने अच्छा। के लिए, लेकिन यू हैव अरे। टू बुक इन एडवांस। अब वो क्या हाँ। है कि जो यंग लड़कियां, उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक रहता है। अब वो हाँ। कपड़े पहन के हमारे रेस्टोरेंट में अगर आप किसी भी कोने पे बैठेंगे तो आप फोटो खींचेंगे, आपको लगेगा कि आप इंडिया में हैं। आपको पता नहीं चलेगा रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप आगे, आपको लगेगा कि आप इंडिया में। और कई लोग वो फोटो खींचते हैं, अपने मूवमेंट में डालते हैं, तो वो लोग हमारे लिए मार्केट करते हैं। वो कहते हैं, अरे उनको, उनके दोस्तों को लगता है तू इंडिया कब गया? अरे नहीं भाई, ये सियान में ही एक ऐसा रेस्टोरेंट है। तो हमारे सारे रेस्टोरेंट की जो थीम है वो बिल्कुल हटके है, जो बाकी लोगों से हटके। और वही एक कारण रहा है जो मुझे लगता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और हमने देखो एक से लेके अभी आज की डेट में 7 रेस्टोरेंट है एक ही सिटी में। हम्म। तो ये थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके है। और इसी जी। दौरान फिर 2015 की बात है, मैं 2015 में हम लोग एक चाइना का सबसे बेस्ट इंडियन कुजिन खोल रहे थे चंगदू में। तो वहां पर एक डायरेक्टर साहब थे,
तो वो उनको उनको रेस्टोरेंट बड़ा पसंद आया। कह रहा है यार मेरी एक फिल्म, एक छोटा सा सीन है और उसमें जो है एक इंडियन थीम दिखानी और बॉलीवुड डांस का थोड़ा सा एक छोटा सा सीन है, और अगर आप उस गेस्ट को, जो हमारे जो मेन एक्टर हैं, उनको लीड करके आपने अंदर बिठाना है, उसने थोड़ा आपने इंट्रोड्यूस कराना है इंडियन खाना। तो फिर मुझे याद आ गया, मेरे यार मैं तो यार 20 साल पहले एक्टिंग करी थी, वो तो पैर कांपने लग गए थे। मैं कहा यार ये मौका है, चलो इस बार मौका को मौका पे चौका मारते हैं। जैसे मैं अभी लगभग 30-35 से ज्यादा चाइनीज फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूं अभी तक, और बहुत अच्छा। सारे टॉप जो इनके टॉप एक्टर हैं उनके साथ काम कर चुका हूं। और तो इस तरह से ये मौका भी शुरू हुआ था, उस फिल्म में एक छोटा सा सीन करा और लोगों को पसंद आया, तो फिर वो दूसरा तीसरा चौथा ही गाड़ी चलती गई। अरे वाह। हाँ जी। तो अभी जो आप बता रहे थे कि आपके साथ हैं 8वां खोलने जा रहे हैं, तो स्टाफ हाँ जी। आप हम इंडिया से लेके आते हैं, आपने बताया 80-90% लोग इंडिया से आपके हैं। तो जब इंडिया से लोगों को आने में कोई उनको कोई एतराज होता है कि सारा अपना देश छोड़ के चाइना, चाइना वो बहुत ही कॉमन डेस्टिनेशन नहीं है इंडियंस के लिए, स्पेशली हाँ जी। शेफ्स के लिए और सर्विस स्टाफ के लिए। तो उनके दिल में कोई रिजर्वेशन होता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ वहाँ पे, और कितना लंबा आपके साथ रुक पाते हैं वो, उनके मतलब वहाँ रहना उनके लिए कितना आसान है या मुश्किल है, इस पे जरा नहीं सर, बताइए। चाइना तो मैं बता रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव बीन टू, मैं तो लगभग 20 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूँ, और जो चाइना में मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, लाइक बेस्ट, लाइक। दूसरा क्या है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी 70 एम्प्लॉय है लगभग, चाइनीज इंडियन मिला के, जिसमें कि लगभग 50 हमारे इंडिया से है, हिंदुस्तान से। और जो हमारे साथ लोग जुड़े, वो 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। यहाँ पर स्कोप है। जैसे मैंने बताया कि मैंने एज ए वेटर जॉब शुरू करी थी, जहां मेरे को 10,000 इंडियन रुपीज तनख्वाह मिल रही थी, मेरे को मेरी लास्ट जॉब 4 लाख रुपए थी, आज से लगभग 10-12-15 साल पहले। तो जो हमारे साथ स्टाफ भी यहाँ पर काम करता है, तो उनका भी देखो, इंडिया में जैसे अगर 20,000 तनख्वाह मिल रही है, तो यहाँ 40,000 मिल जाती है, डबल हो जाती है। फिर आपका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि वीजा हम लगाते हैं, यहाँ पर रहना खाना सब हमारी तरफ से होता है, सारी फैसिलिटीज होती है। तो और फिर वो घर जैसा माहौल है, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या है कि वो, हम तो फुल हैंड देते हैं कि भैया अगर आपको ग्रो करना है, तो आप बांध के किसी को समुद्र में डाल दो, बोले भाई स्विमिंग करके ये पार कर दो, पार नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट में भी यही रूल लागू होता है कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम को इतना स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा कि ताकि वो उसको गाड़ी को आगे लेके जाए। तो ये भी एक कारण रहा है कि हम लोग इस तरह से ग्रोथ कर पाए, क्योंकि हमारे जी। साथ शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े जुड़े रहे। हाँ जी। तो अभी आपका क्या आगे फ्यूचर प्लान क्या है? ये एम्बर पैलेस रेस्टोरेंट है आपका, उसको हाँ जी। आगे बढ़ाने, तो आप दूसरे शहरों में जाने वाले हैं? एक्सपेंशन प्लान्स आपके क्या हाँ, हैं? अभी हमारा दूसरी सिटी हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वुहान एक शहर है, जहां से हम लोग अभी, एक रेस्टोरेंट हमारा 28 तारीख को ओपनिंग हो रहा है इसी महीने, और उसके बाद 2 रेस्टोरेंट हमने और साइन करे हैं इसी शहर में। तो एक दिसंबर तक खुलेगा, एक फिर अगले साल मार्च में खुलेगा खुलेगा। और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 2024 तक है। ये अंबर पैलेस इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें कि सबसे ज्यादा इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चैन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट। अभी तक कोई ऐसी कंपनी है नहीं जिसमें इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं चाइना में, मेरे नॉलेज में। शायद हमारी पहली कंपनी होगी 2024 में, इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द हैविंग मोस्ट इंडियन एम्प्लॉय। तो अभी सर हम लोग इसके बाद हमारा कनाडा में भी अगले साल हम लोग प्लान कर रहे हैं, कनाडा में भी हम लोग एक आउटलेट खोलने की सोच रहे हैं, किस पहला शहर में? चाइना से बाहर। किस शहर में कनाडा प्लान? में हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक मोन्टारेल में, एक टोरंटो में। अच्छा। तो मैं इसी साल के लास्ट में विजिट कर रहा हूँ वहां पर मार्केट सर्वे के लिए। हम्म। इसी साल में लगभग नवंबर दिसंबर में। तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर क्या स्कोप है, किस तरह से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो एम्प्लॉय हम चाहते हैं कि उनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जी उनको जी लाइक वो हमारी एक जी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो लोग 10 साल से जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरह से एक बेहतर प्लेस में सेटल किया जाए। जी जी तो ये भी एक कारण है कि जी। अच्छा ये आगे बताइए कि एक्सपेंड करें। जैसे कि अभी कॉमन परसेप्शन ये है कि इंडिया और चाइना के आपस में रिश्ते ठीक नहीं है, और इतनी सारी हम खबरें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ हाँ जी। 20 हाँ जी। साल हाँ से जी। हैं और आपके पास का क्लाइंटेल चाइनीज ही है। तो आपको लगता है कि वहाँ
जो आप रहते हैं और आपके चाइनीज आपस में ऐसा कोई आपको लगता है कि दुराव या ऐसा कोई आपस में डिसअफेक्शन आपको फील होता है उन लोगों के साथ, या रिश्ते बहुत ही सामान्य हैं और वो आम आदमी के बीच में ये जो खबरें पढ़ते हैं उसका कोई असर नहीं दिखाई देता? देखिए सर, खबरें तो है, आजकल जो डिजिटल का जमाना है तो मोबाइल पे तुरंत खबर आ जाती है अगर इंडिया चाइना के बीच में कुछ भी होता है। लेकिन जो जो आम नागरिक है, उनके बीच जो प्यार है ना, वो आप बहुत देखने लायक है। मतलब बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो इंडियन संस्कृति के प्रति जो प्यार है, जो झुकाव है, जो लगाव है, मतलब शायद कई बातों में देखता हूँ कि कई हिंदुस्तानियों हिंदुस्तानियों के अंदर भी नहीं होता है ये अपनी संस्कृति के प्रति इतना लगाव। क्योंकि हमारे आप कोई भी प्रोग्राम आप उठा के देखिए, होली देखिए, दिवाली देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी देखिए, मतलब 99% चाइनीज झूम रहे हैं उस संस्कृति में। हमने उनको अपने रंगों में रंगा दिया है और खुद उनके रंगों में रंग गए। तो यही तो संस्कृति का आदान प्रदान है जो हम लोग कर रहे हैं। और हम्म। हमें कभी लगा नहीं है ऐसा इस तरह का कभी, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे हमारा यहाँ पर गलवान में हो। देखो थोड़ा बहुत फर्क थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो पीपल टू पीपल जो है, कभी मेरे को कभी भी इस तरह का कोई, मतलब किसी ने इस तरह से देखा नहीं है कि यार ये इंडिया से है या फिर इन्होंने ऐसा करा है। इस तरह का कभी भेदभाव नहीं रहा है। और यही एक कारण है। दूसरा देखो, अगर आप किसी दूसरे देश में अगर आप कामयाब हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये, मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देता हूं कि इसमें कि यार मेरा कितना रोल है। मतलब कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे देश में जाके कुछ बेहतर कर रहा है, तो उसके पीछे देखो बहुत सारे एक टीम वर्क होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, मीडिया का सपोर्ट होता है। तो जब हम कुछ कुछ भी काम शिद्दत से करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मुरली वाले ने सारी एनर्जी उसको आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। तो ये एक कारण रहा। यहाँ से लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट मिला हमको, मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। जब भी कोई होता है तो आई वाज हाईलाइटेड बाय मोर देन 200 मीडिया हाउसेस। लगभग मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा, 15-20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है मेरी लाइफ में। जी। और मुझे तो पता भी नहीं था, वो जो बुक में जब आप बता रहे हैं कि 7th स्टैंडर्ड की जो जी। टेक्स्ट बुक है, उसमें जो जी। मेरे बारे में एक पेज एक जो पढ़ाया जाता है, तो वो भी मेरे को 2017-18 में, 17-18 की बात है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी उस क्लास में पढ़ती थी, तो उसने बोला कि अंकल बहुत सारे बच्चे हैं और आपके बारे में हमने देखा कि हमको पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे सारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इन बच्चों को बोला कि भाई मैं जानती हूँ देव अंकल को, उन्होंने यकीन नहीं करा, तो मैं इनको लेके आती हूँ और मुझे हमें आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो मुझे 1 साल बाद पता चला कि मेरे बारे में भी इस तरह से किताब में पढ़ाया जाता है। आप अकेले भारतीय हैं जिनके बारे में किसी भी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया हो, कोई चैप्टर हो, या और भी ऐसे चैप्टर हैं वहाँ के टेक्स्ट बुक्स में? नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है जो कि किसी टेक्स्ट बुक में, मेरे ख्याल से मैं अकेला भारतीय हूँ। लेकिन हालाँकि हमारे यहाँ पर बहुत सारा देखो हिंदुस्तानियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर आप द्वारिकानाथ कूटनीज की स्टोरी पढ़ेंगे, जब जापान और चाइना युद्ध के दौरान वो रहे यहाँ पर, जहाँ पर इनकी जो गवर्नमेंट है और सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको। जी। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अलग-अलग फील्ड में बहुत सारा योगदान है सर। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा एक मार्ग बने, जी। जी। जिस पे चल के उनके लिए उनको इस तरह की कठिनाइयाँ ना झेलनी पड़े। तो ये बताइए देव कि वहाँ पे मैं आप और भी ऐसे जो आपसे इंस्पायर होके मान लिए सोचे कि चाइना एक नया डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं जाके कोई नया बिजनेस करूँ, तो वहाँ पे हाँ जी। लाइसेंसेस लेना, जैसे हिंदुस्तान में कुछ भी शुरू करने के लिए बड़ा रेड टेप जो है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो चाइना में भी ये लाइसेंसेस की प्रक्रिया, बाकी और जो भी परमिशन है उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी और जटिल है, कि हिंदुस्तानी मुकाबले आसान है? बहुत आसान सर। मतलब इट विल सरप्राइज यू, अगर आप कोई भी यहाँ पर बिज़नेस करता है, तो मैं तो कहता हूँ अगर बिज़नेस करना है तो भैया आ जाओ। क्योंकि आप देखिए कि जैसे आपने अप्लाई करा बिज़नेस, 24 घंटे के अंदर आपका लाइसेंस आ जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा आपका लाइसेंस। एंड दे गो बियॉन्ड टू हेल्प। मतलब कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो लोग जो गवर्नमेंट है अलग अलग फील्ड से, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, हाइजेनिक डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, वो आपके ऑफिस में आएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या हेल्प चाहिए, कहाँ पर क्या करना है। कोई भी आपको एक भी बंदा, 20 साल के मेरे करियर के दौरान एक भी आदमी ऐसा नहीं आया हमारे ऑफिस में या हमारे रेस्टोरेंट में कि भैया आपने गलत कर दिया, आप पे फाइन भरेंगे या आपको रिश्वत देनी है। मतलब ही नहीं होता। तो जो सक्सेस होने का कारण है वो ये जो सपोर्ट हमको मिलती है,
मोरल सपोर्ट, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से कुछ नहीं होता। जो आपको इस तरह से सपोर्ट मिल रही, हर डिपार्टमेंट का बंदा आपके पास आ रहा, पूछ रहा है आपको कि भाई आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है हमारे डिपार्टमेंट से, अरे इससे वाह। ज्यादा क्या चाहिए। कि आप कोई नया वाली बिजनेस शुरू करना चाहे और उसको लोन की जरूरत हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वहां भी आसानी से मिल जाता है वो आप। हाँ, लोन का एक चैलेंज रहेगा जो मेरी हमेशा कंप्लेंट रहती है चाइना गवर्नमेंट के साथ में। जब भी मीटिंग होती है तो मैं कहता हूँ कि आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वीजा, आप 5-5 साल का वीजा मिल जाता है, मतलब हर चीज में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर आपके पास घर और गाड़ी नहीं है तो लोन लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हम्म। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में एक आध छोटे मोटे लोकल लोकल पार्टनर्स, विद अ स्मॉल शेयर जी। होल्डर, तो हम लोग उनको हम्म। ऐड करते हैं कि ताकि उस तरह की प्रॉब्लम ना हम्म। रहे। अच्छा देव, अब मैं ये आपसे आखिरी सवाल ये होगा, मैं चाहूंगा कि हमारे इस आपकी हमारी बातचीत को लेट्स टॉक में को हजारों लाखों लोग सुन रहे होंगे, ऐसे बहुत से यंग बच्चे होंगे आपके हाँ स्टेट जी, से हाँ आते जी, हैं, उनके भी सपने हैं, वो हाँ भी जी, कुछ करना चाहते हैं। तो आप उनको क्या हाँ कहना जी, हाँ जी। चाहेंगे कि वो आपकी जो जर्नी से वो जो सीखें और आगे बढ़े, आप उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सर देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, मैंने देखा ज्यादातर बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं और कम समय में बिल्कुल ऐसा चाहते हैं जैसे कच्चा खाना है हमको यार, मतलब टाइम लगता है हर एक चीज में। तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि पहले तो अपना एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका मेजर है, उसको शिद्दत के साथ करें। पूरा बिल्कुल अपने आप को उसमें डुबो दें कि तभी जीत तभी होती है जब आप किसी भी चीज में देखो। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रेस्टोरेंट में, मैंने कोई मैं होटल मैनेजमेंट नहीं करा, लेकिन मैंने कितना एफर्ट करा उसमें। जब लोग 8 घंटा काम करते थे, मैं 16 घंटा काम करना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उस चीज की। इसलिए तो अपना एजुकेशन जो है उसको पूरा करें, क्योंकि आज की डेट में अगर आप वेटर की भी जॉब करने जाते हैं बाहर विदेश में, तो आपको बैचलर कम से कम चाहिए, आपको होटल मैनेजमेंट चाहिए। तो एक चीज में अपने आप को मास्टर बनाए। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे प्रार्थना रहेगी, जितने भी यंग बच्चे हैं इस चीज को बहुत ही सीरियसली ले एजुकेशन को। दूसरा जो हमने क्या करना है कि जैसे होटल से जो स्पेशली जो होटल से आते हैं, तो उनका क्या रहता है कि इंडिया में मैं दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक इंडियन होता है जिसमें कि करी वगैरह बनती है, एक होता है तंदूर जिसमें कि सिर्फ कबाब्स बनते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, जो कि बाहर इस तरह के लोग बहुत कम कामयाब होते हैं। आपको बनना पड़ेगा बहुत ही हरफन मूला, आपको ये भी एक्सपर्ट है इसमें, लेकिन साथ साथ आपको इंडियन का भी आता है, करी का भी आता है, आप सर्विस में भी है, आप भाषा भी बोल लेते हैं। तो अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाए, ताकि आप कहीं भी जाएं तो मार ना खाएं। क्यों आपको यहाँ काम नहीं आता, चलो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है तो भाई मेरे को दूसरा भी काम आता है। तो इस चीज में भी आपको जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए, मल्टीटास्किंग बने। और तीसरा जो सबसे अहम है, वो देखें कि जो धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, मैं 1998 में मैंने एक फिल्म्स में काम करने की कोशिश करी, मेरे पैर कांपने लगे, मैं डायलॉग भूल गया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं करा। मेरे दिमाग 20 साल बाद मुझे मौका मिला। तो धैर्य भी बहुत जरूरी है कि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं, आप लगेगा मुझे तो बस अभी पास होना, भाई आप एक बार फेल हो गए, दो तीन चार अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने सपनों को बिल्कुल साकार करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप उस तरह से धैर्य आपके अंदर होगा। अभी हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस मैंने शुरू करा था 2012 में। अभी मैंने पूरा बताया नहीं आपको, 2016 में हमारा रेस्टोरेंट फेल हो गया था। मतलब सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए, मेरा सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो भी फेल हो गया। मेरे ऊपर लगभग 1.5 से 2 करोड़ का कर्जा हो गया था 2016 में। मतलब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, एक पैसा नहीं था। मैं जॉब ढूंढना शुरू कर दिया मैंने, यहां तक नौबत आ गई। आपके अंदर दिया है और आपके सपने बड़े हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है आपने। आप चाहे जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन सपना मेरा वो है कि मेरे को यहाँ पर चाइना में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट खोलने, वन जी। ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट। वो तब हो पाया कि मैं उस पर स्टिक रहा। तो देखो, मैंने दोबारा से 2017 से नई शुरुआत करी, 18 से फिर दोबारा से खड़ा करा, बीच में फिर कोविड आ गया, फिर खत्म हो गया, फिर 2022 में फिर शुरू करा। देखो आज हमारा रेस्टोरेंट फिर दोबारा से। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो पैशन है और साथ साथ वो पेशेंस भी है, तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। पर ये जी। 3 नुस्खे हैं जो आपने, जो डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन लाइफ में। अब दूसरा मैंने देखा कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक उनको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है काम में, बहुत सारा टाइम लगता है। भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है कई बार कि भाई तुम इस लायक हो कि नहीं कि उस जगह पहुंचो।
अभी देखो हम कितने 2 3 4 5 बार लाइफ में फेल होने का मतलब नहीं कि आप फेल हो गए, 10 बार भी फेल होंगे। मैं कहता हूं आगे भी इस तरह से अगर मौके आते, ठोकर लगती बड़ी, तो फिर जंप भी आप बड़ा ही मारते हैं। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज सक्सेस इज नॉट अबाउट दैट आपने कितना पैसा कमाया। सक्सेस ये है कि मैं कहता हूं कि आप कितने बैलेंस, आप अपने लोगों को लेके कैसे चल रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपका जो सोशल जो आपका इम्पैक्ट है, आप अपने समाज के लिए क्या सोच रहे हैं। तो बिग थॉट इज ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन एनी वन। अगर आप सक्सेस जी होना चाहते हो तो अपने आप का जो थॉट का दायरा है वो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना क्या करूंगा, आपको सोचना पड़ेगा मैं अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। इस तरह की जब आपकी थॉट रहेगी तो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल तो ठीक कह रहे अगर हैं आप। यंग बच्चे हैं बड़ी थॉट के साथ में रहे तो जी बिल्कुल कामयाब। जी। तो ये देव की कहानी आपने सुनी, तो देव ने बताया कि कितनी मुश्किलें आई, बैंकरप्ट तक हो गए, उसके बाद फिर खड़े हुए, उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि अगर आपका पैशन है और परसिवरेंस है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि आप सिर्फ अपने लिए ना सोचे, आप अपने समाज के लिए सोचें, आप ये सोचें कि दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। देव रतूरी की कहानी वो कहानी है जो ये बताती है कि हर मुश्किल से लड़कर भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और वो सपना छोटा नहीं है, वो सपना उनका ये है कि वो भारत के कल्चर को चाइना में बढ़ाएं, फैलाएं, उसके साथ ही अपने गांव समाज के लोगों को वहां रोजगार के अवसर दें, उनको व्यवस्थित करें, और ऐसी चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोले जो चाइना में इंडियन कुजीन की सबसे बड़ी चेन। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। देव रतूरी के साथ आप सीधे भी संपर्क कर सकते हैं, इनका इनके सारे सोशल मीडिया पे ये अवेलेबल है, और खुद ही जवाब भी देते हैं। ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप इनसे संपर्क करें, इनसे सीखें, और इनकी कहानी से इंस्पायर होकर आप भी अपना जीवन बनाएं। देव, बहुत बहुत शुक्रिया लेट्स टॉक में हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है आप यूं ही तरक्की करते रहेंगे, भारत का नाम रोशन करते रहेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर देते रहेंगे, और हमें हमेशा एक सेंस ऑफ प्राइड देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।